जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चे? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मेरी तबीयत अभी भी थोड़ी खराब चल रही है, इसलिए कल मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। आज भी तबीयत खराब है बच्चों, लेकिन ज्यादा दिन तक मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं रुक सकते हैं। इसलिए आज फिर से शुरू कर रहे हैं एक नए चैप्टर को, एक नए अध्याय को, एक नए सब्जेक्ट से। ठीक है, रसायन शास्त्र यानी विज्ञान, 10वीं विज्ञान का जो रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री है, उसका प्रथम चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह चैप्टर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत अधिक इससे क्वेश्चन 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप्स के और 2 नंबर्स के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। कभी कभी 5 नंबर के भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। बहुत आसान सा सब मतलब ये है चैप्टर, और आसान चैप्टर को और भी आसान अंदाज और आसानी से समझेंगे तो वीडियो में बने रहिए। आपको इस चैप्टर को मैं पूर्ण रूप से बिल्कुल दिमाग में आपके फिट कर दूंगा, आप ये कभी भूल नहीं पाइएगा। अब रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों पदार्थ, तत्व, परमाणु आदि ऐसे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। और मान लीजिए, अगर कुछ लोगों को पता भी हो सकता है लेकिन मान लीजिए अगर कुछ बच्चों को पता ना हो कि यह पदार्थ क्या होता है, यह तत्व क्या है, यह जो परमाणु है यह क्या चीज है, परमाणु संख्या क्या चीज है, तो क्या होगा, हम लोग इस पाठ को अच्छे तरीके से बच्चों नहीं समझ पाएंगे। तो इस कारण से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि पदार्थ, तत्व, धातु, अधातु, उपधातु, परमाणु, अणु क्या चीज होती है और रासायनिक अभिक्रिया ये सब क्या चीजें हैं। पहले इनको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और एकदम बच्चों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज हम लोग इस चैप्टर को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, पहला ही चीज होता है पदार्थ। ये पदार्थ क्या है? देखिए, आप जो अभी अगर अपने हाथ में फोन लिए हैं तो वो फोन भी पदार्थ है। जिस मेज पे बैठ के पढ़ रहे हैं वह भी पदार्थ है। हो सकता है किसी छत पे बैठ के पढ़ रहे हो माफ करिए, हो सकता है कि आप कहीं बैठ के पढ़ रहे हो, कहीं लेट के पढ़ रहे हो। वो हर एक चीज जो आयतन रखती है, जो कुछ जगहों को घेरती है, मान लीजिए यहां पे मैंने अगर कोई चीज रखा और इतनी जगह को उसने घेर लिया तो वह पदार्थ है। वह सामग्री जो द्रव्यमान रखती हो, कुछ न कुछ जगह को घेरती हो, वह सभी चीजें पदार्थ है। यह भी बोल सकते हैं कि अपनी हमारे पास 5 इंद्रियां होती है। ठीक है, सूंघने की शक्ति, कुछ खा के उसका स्वाद समझने की शक्ति दूसरी, देखने की शक्ति तीसरी, किसी चीज को छू कर पता करने की शक्ति होती है वो तीसरी होती, चौथी शक्ति होती है, और महसूस करने की शक्ति 5वीं होती है। तो यह भी बोल सकते हैं कि हम अपने एक से अधिक जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से, मतलब एक इंद्रिय से नहीं, एक से अधिक इंद्रिय, 2 इंद्रियों से अगर किसी चीज को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वह चीज जो है पदार्थ है। पदार्थ समझ में आ गया? आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें दिख रही हो वो सभी चीजें पदार्थ हैं। बढ़ते हैं आगे। तत्व क्या होता है? अब एक शब्द आता है तत्व, यानी एलिमेंट, एलिमेंट्स नहीं, तत्व। तत्व क्या है? ठीक है, तत्व क्या है? तो तत्व के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, जो तत्व होता है यह एक ही प्रकार के पदार्थों से बना होता है। एक ही प्रकार के पदार्थों से बने जो तत्व होते हैं उसी को मतलब तत्व कहते हैं। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, देखिए कैसे। तत्व उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, एक ही प्रकार के अणुओं से बने होते हैं, वह तत्व कहलाते हैं। अब आएगा एक ही प्रकार के परमाणु मतलब क्या होता है, तो परमाणु को भी पहले समझ लीजिए। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम जो भाग होता है, अंश होता है, उसी को परमाणु कहा जाता है। एक मान लीजिए ये पदार्थ है, मान लीजिए पदार्थ ए, तो इसमें 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे
इसमें परमाणु होंगे। जिस प्रकार हमारे शरीर में बच्चों आपने पढ़ा होगा कोशिकाएं होती हैं, कई करोड़ कोशिकाएं होती हैं और पूरा शरीर जो हमारा है कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसी प्रकार प्रत्येक जो पदार्थ होता है, प्रत्येक जो तत्व होता है, वह जो होता है परमाणुओं से मिलकर ही बना होता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई आपको? तत्व क्या है समझ में आ गया? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब पदार्थ मान लीजिए अगर मैं बोलूं एक प्रकार के तत्व पदार्थ, मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं, मान लीजिए मैं चूना पत्थर की बात करूं तो Ca प्लस CO3, इन दो प्रकार के अलग अलग देखिए परमाणुओं से मिलकर यह पदार्थ बना है। तो क्या हो जाएगा? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया। लेकिन जो ये तत्व होगा वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा। जैसे अगर देखेंगे तो H प्लस H मिलकर बनेगा H2 हाइड्रोजन। ठीक है, O प्लस O मिलकर बनेगा O2 ऑक्सीजन। तो यह तत्व है और यह पदार्थ। पदार्थ मतलब एक अणु से भी मिलकर बन सकता है, एक परमाणु से भी मिलकर बन सकता है और दो अलग अलग परमाणुओं से भी मिलकर बन सकता है। लेकिन जो तत्व है वह केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई हो गई आपको? अब जो तत्व है इनके कई प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। लेकिन मुख्य रूप से अभी बेसिक क्लास में आप लोग समझिए बच्चों कि जो ये तत्व होते हैं वो मुख्य रूप से बच्चों तीन ही होते हैं। मान लीजिए एक धातु, अधातु और उपधातु। धातु मीन्स क्या होता है? धातु मतलब क्या होता है? देखिए धातु उस तत्व को, उस पदार्थ को कहा जाता है। धातु उस पदार्थ को कहते हैं जो चमकीला हो, जो चमकीला हो, विद्युत का सुचालक हो। अर्थात अगर ये जो प्लास्टिक का मार्कर आप देख रहे हैं, इस में अगर मैं इस तरफ से एक बिजली का तार सटाऊं और एक इस तरफ से बिजली का तार सटाऊं बच्चों, तो बिजली जो है प्रवाहित नहीं होगी। अर्थात ये क्या हुआ? विद्युत का कुचालक, यह विद्युत का सुचालक नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसी के जगह पे बच्चों, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये देखिए इसी जगह पे अगर मैं इस तार का प्रयोग करूं जो एक एल्युमिनियम का तार, इसके प्लास्टिक का खोल चढ़ा हुआ है, ये एल्युमिनियम का तार है। लेकिन इस तरफ से अगर मैं इस तरफ एक तार लगा दूं तो यह एल्युमिनियम क्या हुआ? यह विद्युत का सुचालक हो जाएगा। यह क्या करेगा? विद्युत को इस तरफ से इस तरफ प्रवाहित करेगा। तो यह क्या हुआ? विद्युत का सुचालक। तो जो पदार्थ में धातु होते हैं यह क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सुचालक। यह चमकीले होते हैं। आप देखिएगा एल्युमिनियम, सोना जो होते हैं चमकीले होते हैं। तो यह क्या है? एल्युमिनियम, सोना, यह क्या है? यह जो होते हैं धातु होते हैं। बात समझ में आ गई आपको? देखिए धातु समझ में आया आपको? विद्युत और ये ऊष्मा। देखिए धातु क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। अब मैं अगर इस साइड किसी चीज को गर्माहट से सटाऊं, ये प्लास्टिक की चीज है, और इस साइड मैं हाथ से छूने का प्रयास करूं तो मेरे हाथ इधर नहीं जलेगा। लेकिन अगर मैं स्टील जो मिश्र धातु होता है, मान लीजिए लोहा, आयरन जो धातु ही मान लीजिए होता है, धातु, अगर मैं इस साइड से अगर लोहे के किसी पदार्थ को मैं गर्म करूं, छड़ को अगर गर्म करूं, तो इसके इस साइड में बच्चों क्या होगा? यह भी साइड जो होगा गर्म होगा। तो यह क्या कर रहा है? ताप को भी एक तरफ से दूसरे तरफ में भेज रहा है। तो यह क्या हुआ? विद्युत और ताप का सुचालक। अब जो धातु होते हैं, धातु देखिए कौन कौन से होते हैं। आप देखिएगा आयरन। अब बच्चों जो आयरन है, आयरन एक धातु है। आयरन
अब आयरन ये धातु है और ये क्या है, लोहा, इसको आम भाषा में कहते हैं लोहा। यह क्या है, धातु है, लोहा है। और यह क्या है, इसकी अगर एक तरफ आप किसी भी गर्माहट दीजिएगा तो दूसरे तरफ इसकी गर्माहट पहुंच जाएगा। तो ये क्या है, ये ताप का सुचालक है। अगर लोहा में अगर आप एक साइड इधर से अगर तार सटाते हैं विद्युत जिसमें हो और दूसरी तरफ हाथ लगाते हैं लोहा के, तो उसमें विद्युत सुचालित हो रहा होगा और आपको करंट मार देगा। ये सब गलती करने का कभी प्रयास मत करिएगा। तो ये क्या है, विद्युत का सुचालक। अब अधातु क्या होता है, जस्ट बच्चों इसका उल्टा, जो विद्युत का सुचालक ना हो, जो आघात वर्धनीय ना हो। आघात वर्धनीय मतलब क्या होता है, टन 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 की आवाज जिसमें से आती है उसी को आघात वर्धन। जो तन्य ना हो, जिसको पीट के एक, मान लीजिए अब ये है, मैं इसको पीट के चादर के रूप में परिवर्तित कर सकता हूं, नहीं कर सकता। लेकिन इसी की जगह पे अगर चांदी रहेगा, अगर सोना रहेगा, अगर लोहा रहेगा, तो उसको मैं पीट के एक चादर के रूप में परिवर्तित कर सकता हूं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अधातु क्या होता है, इसका उल्टा, जो विद्युत का सुचालक ना हो। यह क्या है, अधातु है, प्लास्टिक। अब मैं इसके एक साइड पे विद्युत लगाऊं, दूसरे तरफ तो कभी नहीं आएगा विद्युत। तो ये क्या है, विद्युत का कुचालक, ताप का कुचालक। तो यह अधातु कहलाते हैं। इसके उदाहरण आपको मान लीजिए हो जाएगा, आप क्लोरीन को ले लीजिए, आप ले लीजिए कार्बन को ले लीजिए, आप ले लीजिए ऑक्सीजन को। ये सब अधातु है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, अधातु है। अब उपधातु क्या होता है, इसको जरा समझिए। जो बच्चों धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करे, यानी जिसमें धातु का भी गुण हो। अब समझने का प्रयास करते हैं कि उपधातु क्या है और उपधातु होता क्या है। अब ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण विद्यमान हो, दोनों के ही गुण उसके अंदर हो, तो उससे उपधातु कहा जाता है। जैसे आप देखिएगा, जो धातु और अधातु होता है, यह क्या होता है, यह धातु जो होता है वह विद्युत का सुचालक, ताप का सुचालक, आघात वर्धनीय तन्य होता है, उसका उल्टा उपधातु होता है। लेकिन जो अधातु होता है, लेकिन उपधातु जो होता है, इसमें दोनों के मिले जुले गुण देखने को मिलते हैं। तो जो धातु और अधातु दोनों के तरह गुण प्रदर्शित करे वो क्या कहलाता है, उपधातु। समझ गए उपधातु, परमाणु समझ में आ गया है। अब हमारे जो चैप्टर का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस पाठ को अब हम लोग शुरू करते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। तो अब हम लोग पूर्ण रूप से चैप्टर को शुरुआत करते हैं, शुरू करते हैं। बोलिए प्रभु का नाम, चलिए करिए शुरू अपना काम। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, चैप्टर का टाइटल है तो इसको समझना तो जरूरी है ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, देखिए, जब दो पदार्थ मैंने समझाया था क्या होता है, जब दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलकर प्रक्रिया करके अपने में जब तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं जो इन दोनों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया वैसी प्रक्रिया को कहते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें आपस में मिल करके एक अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। आइए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में मान लीजिए कि हमने एक क्या किया, हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन को H2 से सूचित करते हैं ना, और इसमें दो परमाणु है बच्चों, तो 2 लिख दिया क्या, और हमने ऑक्सीजन ले लिया O2, ठीक है। अभिक्रिया कराया तो क्या बन गया, इन दोनों से मिलने से H2O बना ना, H2O बन गया। तो यह गैस ये दोनों की अलग अलग अवस्था और मिलके क्या बना दिया, इन्होंने द्रव बना दिया। द्रव ये थे, क्या थे, ये गैस था, यह क्या था, यह भी गैस था, और इन लोगों ने मिलकर क्या बनाया, द्रव का
निर्माण कर लिया। क्या किया? द्रव का निर्माण किया। तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया बात समझ में आई होगी आपको। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एक और उदाहरण देख लीजिए। एक और उदाहरण मैं आपको दे के समझाता हूँ। देखिए बच्चों, बोर्ड छोटा सा है, क्या कर सकते हैं, हम लोगों के पास इतने संसाधन नहीं है कि बड़ा बोर्ड आपके पास लेके आए। अब थोड़ा सा समझिए रासायनिक अभिक्रिया। एक और उदाहरण देता हूं आपको। देखिए, ये है सोडियम और ये है क्लोरीन। यह धातु है, यह अधातु है, दोनों के अलग अलग गुण हैं। ये दोनों जब मिले, अभिक्रिया किए, अभिक्रिया आपस में मिलकर, तो इन्होंने बनाया NaCl। क्या बनाया? NaCl। ये NaCl क्या है? यह लवण है। इन्होंने क्या बनाया? लवण बनाया। इन्होंने दोनों ने अभिक्रिया करके एक अलग पदार्थ का निर्माण किया। समझ में आ गया? जैसे एक और ले लीजिए। अगर आप देखिएगा, अब देखिए, जैसे HCl और प्लस K, ये क्या है? यह पोटेशियम का सूत्र है। के को रासायनिक सूत्रों के आधार पर संकेतों में के से सूचित किया जाता है। पोटेशियम को अभिक्रिया किया और इन्होंने क्या बनाया? KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और क्या किया? हाइड्रोजन को मुक्त कर दिया। तो इन्होंने अलग पदार्थ का निर्माण किया। तो इसी को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करे तो यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब आइए, अब समझते हैं बच्चों, यह अभिकारक क्या है। देखिए बच्चों, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ, दो अलग अलग जो पदार्थ हैं, जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, और उन पदार्थों को ही हम लोग अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। जैसे H2 प्लस O2, यह दोनों क्या है? यह अभिकारक है बच्चों, अभिकारक है। और इससे मिला क्या हम लोग को? H2O। तो H2 और O2 क्या बना? अभिकारक। क्या हुआ बच्चों? हमारा अभिकारक हुआ। और O2 H2O क्या हुआ? इसके बारे में समझते हैं। देखिए, यह हमारा प्रतिफल हुआ। H2O हमारा प्रतिफल हुआ। अब समझते, देखिए कैसे। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं और उससे किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो पदार्थ उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं। और उन अभिकारकों के भाग लेने से जो तीसरा प्रोडक्ट बनता है, ये जो तीसरा ये बना है, यही क्या है? यह प्रतिफल है। ये क्या है बच्चों? ये प्रतिफल है। इसी को प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया के बाद में जो पदार्थ बनल, ओकरे के प्रतिफल कहाला। अब एगो नर आ एगो मादा बा, दोनों मिलल, दोनों का भइल? मिल गइल। तो एकरा से एगो प्रोडक्ट निकली, बालक। ठीक बा? तो नर मादा के मिले से मिलल जो प्रोडक्ट रहल, एकरा के बालक कहाई। अब है नर बा आ मादा, ये अभिक्रिया में भाग ले बा, तबे न जाके बनल बा। तो हई जौन प्रोडक्ट है नर आ मादा भाग लेलक, ई नर मादा जौन हई अभिकारक हो। आ जौन हई बालक जन्म लेलन, जो ये बालक जन्म लिया, यही प्रतिफल है। तो ये जो दो है, नर और मादा, इन दोनों के मिलने से जो पदार्थ बना, यह प्रतिफल कहलाया और यही बालक बना। अच्छा अभिकारक रहेगा तो अच्छा प्रतिफल बनेगा, खराब अभिकारक तो खराब प्रतिफल। समझ में आ रहा है ना? वहां पे मत सोचिएगा जहां पे आप लोगों का दिमाग जा रहा है। खूब समझ में आया होगा नर मादा के मिलने से कैसे बनता है। खूब बुद्धि आया होगा, खूब दिमाग में साए साए घुसल हुई। चलो बच्चा, अब समझते हैं कि रासायनिक जो है अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होती है
और मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया हुआ, दो पदार्थ मिले, अभिक्रिया किए, तीसरा पदार्थ बनाए, तो इसकी कुछ विशेषता होगी। तो आइए आज हम लोग अब जानते हैं इनकी विशेषताओं को, इनकी विशेषता अब हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसकी प्रथम विशेषता है गैस की उत्पत्ति, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, गैस उत्पन्न होता है। अब देखिए कैसे, देखिए यह कब होता है, अम्ल के कारण। देखिए जब यहाँ पे HCl, ये क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे आंत में, हमारे खाने को पाचन करने में इसका मुख्य भूमिका रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। यह जब Na को देखा, इस क्लोरीन जब देखता है Na को, ये पगला जाता है। बिछड़ल प्रेमी के तरह Na को जब Cl देखता है और Cl को Na, तो कहता है ए हमर जान, तू ही तो सब कुछ हो हमारे लिए। तो ये क्या करेगा, जब भी Na और Cl आमने सामने आएगा तो ये आपस में मिल जाएगा, NaCl बना देगा। और ये हाइड्रोजन को बोलेगा आ गइल हो हमारा पहिल का, Na आ गइल पहिल को, सोडियम हमारा पहिल को यार है, CH तुम जो हाइड्रोजन हो हटो यहाँ से, हम अपने पहिलका के साथ रहेंगे। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या, गैस बाहर निकल जाएगा और NaCl बन जाएगा। बात समझ में आ गया, गैस की उत्पत्ति, बात समझ में आया होगा, ये एकदम टॉपिक समझ में आया होगा आपको, मुझे उम्मीद है। HCl कैसे बना, HCl और सोडियम का अभिक्रिया हुआ तो NaCl बना, और हाइड्रोजन जो हुआ वो गैस के रूप में हवा में उड़ गया। समझ में आ गया। अब देखिए अवक्षेपण का बनना, अवक्षेपण, देखिए अवक्षेपण मीन्स क्या होता है। देखिए मान लीजिए यह एक परखनली है, तो यहाँ पे जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट यहाँ पे बच जाएगा, यही अवक्षेपण कहलाता है। अब देखिए किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेपण बनता है, ठीक है। आइए देखिए, जब इसमें क्या होता है बच्चों, जब जो देखिए तो Na आया और प्लस AgNO3, Na प्लस Na प्लस AgNO3 यानी सल्फर नाइट्रेट का सोडियम और सल्फर नाइट्रेट का जब मिलन होगा, जब ये दोनों आपस में प्यार मोहब्बत करी लो, तो अब एक से क्या बनी, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट आ Ag जोन रही हन, ई हेजी चलई हन, ई कहाँ आ जाइ हन, ई जोन हमनी कही बिलियन बा, ई हेजी आ जाइ हन, ठीक बा। तो Ag ना हेजी आ जाइ हन नीचा, जे भी दूसरा के चक्कर में पड़ल बा उ हेजी गइल बा। अब देखिए सोडियम जो है ना, ये मुंह मारने वाला आदमी है। सोडियम क्या है, इसको हर जगह मुंह मारने से फुर्सत नहीं है, जहां जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आया AgNO3, कहा बढ़िया का अपना प्यार मोहब्बत में था लो, ये आया क्या किया, खेल में बिगाड़ दिया। Ag को क्या बोला, NaNO3 हम, आ तू जा हेजी, हेजी जा, तो क्या होगा, सल्फर नीचे चला आया, अवक्षेपण बना। अवक्षेपण मीन्स क्या होता है, नीचे गर्त में बैठना। तो अभिक्रिया का फलस्वरूप जब जलीय विलयन में, जब सल्फर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम को मिलाया जाता है, तो क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट बन जाता है और सल्फर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और गर्त में जाके बैठ जाता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए कुछ अवस्थाओं में रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होता है। क्या होता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। सियरा उहे हो, रंगवा बदलले बा, बात वही है, बस रंग में परिवर्तन आता है। अब इस चीज को जरा समझते हैं। देखिए रंग में परिवर्तन का अर्थ क्या हुआ, जब आयरन का होता है किस चीज से,
वाष्प से अभिक्रिया होता है तो क्या जंग लग जाता है। जंग कैसा, भूरा कलर का होता है परत। तो यह भी एक क्या है, रंग बदलना ही हुआ। अब देखिए लोहे का जंग लगना, भूरा हो जाना, या क्या है, रंग में परिवर्तन है। तो रासायनिक अभिक्रिया भी तो यह है। लोहे का जलवाष्प से अभिक्रिया किया तो जंग लगा, तो रंग में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। तो यह रंग में परिवर्तन कहलाया। अब देखिए चौथा होता है ताप में परिवर्तन। ये ताप में परिवर्तन क्या चीज है भाई, आइए इसको जरा समझते हैं। कुछ जब रासायनिक अभिक्रिया होती है कुछ अवस्थाओं में, तो क्या होता है, ताप में परिवर्तन होता है। ताप माने का, गर्मी बढ़ेला गर्मी घटेला, उकरे के तापमान कहाला। आ ताप बढ़ना और कम होना को ही ताप में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जब आपका शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री से ऊपर हो जाला, 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होला, ऊपर, तो क्या होला, रउआ लोग के फीवर हो जाला, फीवर, बुखार, ज्वार आ जाला आप लोगों के, ज्वार। तो वह ज्वार आ जाला, तो क्या हो, ताप में शरीर के परिवर्तन ही तो है। तो यह ताप में परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए ताप में परिवर्तन न बच्चों दो तरीके से होता है, दो तरीके से ताप में परिवर्तन होता है। एक ताप में बच्चों परिवर्तन होता है, देखिएगा, ऊष्माक्षेपी के रूप में। अब ये ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ये ऊष्माक्षेपी क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया नहीं बच्चों, इधर देखिए, इधर कहाँ जा रहे हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा को निकाला जाता है, निकलता है ऊष्मा, बाहर निकलेला ऊष्मा, गर्माहट आ जाला, गर्माहट पैदा कर दी। माने का, हमनी के अगर स्टील के बर्तन के गरम करम सो तो ओकरा अंदर ऊष्मा आ जी कि ना, बाहर ऊष्मा आवे लगी, तो वही ऊष्माक्षेपी है। ऊष्मा प्रदर्शित जब कोई करता है तो उसको ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। अब देखिए कैसे, बहुत ज्यादा बच्चों सर्दी हो रखा है, मुझे सर पूरा भारी हो गया है, बोलने का मन नहीं कर रहा है, मुझे मन कर रहा है, जानते हैं बच्चों, सो जाए एकदम, लेकिन जो वादा है आप लोगों से कैसे निभाया जाएगा। देखिए अब ये ऊष्माक्षेपी क्या होता है, जब ताप का बढ़ जाता है किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में बढ़ोतरी होती है, ताप का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन माने का, बाहर निकलेला, बाहर निकलना का उत्सर्जन कहलाता है, आम भाषा में समझिए ना। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ताप का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी कहलाता है। जैसे अब देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, अब ए में जब H2O डाल दिया, कब वो छठी माई के रंगाई पोताई किए है कि नहीं, घर रंगाता पोताता है, कभी चूना खरीद के लाइएगा और उसमें क्या करिएगा, धीरे धीरे उस पर जल डालिएगा, तेजी से डालिएगा तो मुंह में जड़ जाएगा। तो उसमें से क्या निकलता है, गर्माहट निकलती है, वाष्प निकलता है, तो वह क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही प्रतिफल है। देखिए अभी कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या कहा जाता है, चूना पत्थर, और ई है जल। जब कैल्शियम कार्बोनेट पे हम लोग जल डालेंगे, जल, तो क्या होगा, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट पे जल डालेंगे तो क्या होगा, ई क्या करेगा, Ca अभिक्रिया करेगा, देखिए कैसे, Ca आ ई क्या करेगा, OH, क्या करेगा, CaOH का होल ट्वाई बनाएगा, क्या करेगा, CaOH का होल ट्वाई। और यहां से देखिए CaOH तो बना दिया, एगो OH इधर रह गया, अब इसमें क्या है, अभी दो गो CO2 भी बाकी है, तो CO2 का बाहर उत्सर्जन करेगा, CO2 का क्या करेगा, बाहर में उत्सर्जन करेगा। अब इसको जरा सा समझिए, मैं इधर जगह नहीं है बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए थोड़ा सा समझाने का प्रयास मैं करता हूँ। देखिए जब CaCO3 मिली केकरा से, H2O से, तो का बनी, अभिक्रिया ही होता है, अभिक्रिया हो, अभिक्रिया का फलस्वरूप का बनी, Ca आ हेमे के
ओ आ एच कहियन सा कि आवा एच भैया मिल जा हमरा से, तो सी ओ एच का क्या बनेगा, होल टू आई बन जाएगा, H2 और ओ एच, ये ओ इधर आ जाएगा, ओ एच का होल टू आई, और CO2 क्या होगा, उत्सर्जित होगा, CO2 बाहर निकलेगा। तो CO2 कैसा होता है बच्चों, गर्म होता है। तो इसी कारण हम लोग जब चूना पत्थर पर पानी डालते हैं तो क्या होता है, गर्माहट आता है, बाहर गर्मी निकलेला। बात समझ में आ गई। यही करे के कहाला उष्मा छेपी, जो में उष्मा के उत्सर्जन, उष्मा बाहर निकलता तो उष्मा छेपी, आ एकरे उल्टा उष्मा के अंदरे लील जाता। अब केहू के खीस बरल बा, मैं ओकरा खीस बरल बा कि हमारा के मजाक बनैले बा लोग बेरा से, उस समय से मेरा मजाक बनाए है लोग, मेरे को पागल समझ लिए लोग, और गुस्सा को अंदर अंदर पी रहा है, गर्माहट को अंदर अंदर पी रहा है, तो वही उष्मा शोषी कहाई। अब आसान भाषा मैंने आपको समझाया। अब इसका थोड़ा सा उदाहरण समझिए, ठीक है। उदाहरण इसका समझिए कि उष्मा शोषी क्या होता है, ठीक है। उष्मा शोषी क्या होता है, इसको जरा हम लोग समझने का क्या करते हैं बच्चों, प्रयास करते हैं, ठीक है। उष्मा शोषी को समझने का देखिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए उष्मा शोषी का उदाहरण बच्चों हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, बर्फ का पिघलना, बर्फ पर रउआ गर्माहट डाले चाहे कुछ डाली, कहियो गर्मी निकली में से, क्या करी, गर्माहट के अंदर घुट जाई, उष्मा को अपने अंदर ले लेगा। तो यह क्या है, उष्मा शोषी है, उष्मा को ग्रहण कर रहा है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से हो जाएगा, आप पूछिएगा। जब बच्चों मान लीजिए एक पौधा है, उसकी ये शाखाएं हैं, उसमें मान लीजिए एक पत्ता है, ठीक है, मान लीजिए पत्ता है, इस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यह सूर्य का प्रकाश क्या होता है बच्चों, गर्म होता है। लेकिन ये पत्ता क्या करेगा, इस गर्माहट को अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लेगा, अपने अंदर ले ली, ये कहीं ना भेजी गर्माहट के। एगो है रहन उस बात छेपी कि ठंडा पानी से इनका गर्माहट आ जात लो, गर्मी छोड़ रहा था ये, लेकिन एगो ये है गरम, ऊपर से पड़ रहा है प्रकाश, लेकिन उसको क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, उष्मा को अपने अंदर ही घटित कर लिया जाता है, उष्मा को अपने अंदर ही विलीन कर लिया जाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे कि बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा समझिए अवस्था में परिवर्तन, ये पांचवा विशेषता है, क्या है, अवस्था में परिवर्तन। अब आइए समझते हैं ये अवस्था में परिवर्तन क्या चीज है, इसको समझे। देखिए अवस्था में क्या होता है, अब मान लीजिए हम ठोस है और द्रव में बदल जाए, तो हमारा अवस्था क्या था, ठोस था, हम द्रव में बदल गए तो अवस्था में परिवर्तन आ गया। इसी प्रकार जब बर्फ, मान लीजिए बर्फ को गर्म किया जाए और यह जल में बदल जाता है, तो यह क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अब इसी की जगह पर लीजिए मोमबत्ती, मोमबत्ती मान लीजिए जल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है, ये धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो ठोस भाग है नीचे टूट कूट के आएगा और कुछ भाग क्या होगा, हवा में उड़ेगा, वाष्प के रूप में उड़ेगा ना। तो इस मोमबत्ती ठोस रूप से क्या हो जाएगा, गैस और द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा, गैस और द्रव के रूप में मोमबत्ती क्या होगा, पिघल के परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको ही अवस्था में परिवर्तन बोला जाता है।
बात समझ में आ गया? अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है समझ में आ गया? पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, परमाणु क्या है, इस सभी चीजों को मैंने आज आपको समझा दिया। आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। कल इस चैप्टर का मैं प्रयास करूंगा कि समाप्त किया जाए, ताकि हम लोग अम्ल, क्षार और लवण वाला जो चैप्टर है, एकदम खट्टा जो सामान है उसको चखें, एकदम कड़वा चीज को थोड़ा चख लें, अतः नमकीन चीज को भी समझें। तो इस चीज को आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। तब तक अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, मेरे जो मेहनत है आपको पसंद आ रही हो, तो चैनल को क्या करिए, मार के सब्सक्राइब कर दीजिए, एकदम सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए बच्चों। नया चैनल है, शेयर करिए और हमारी मदद करिए, ठीक है। ये आज बोर्ड जो है हम लोगों का बोर्ड छोटा दिख रहा है, हो सकता है आप लोगों की कृपा बने तो ये बड़ा भी बोर्ड हो जाए, ठीक है। हो सकता है डिजिटल बोर्ड लग जाए आप लोगों की सहायता से। तो ये क्या करना है, सिर्फ आप लोगों को सहायता की जरूरत है, हम लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा तो हम लोगों को क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। आप लोग हमारी वीडियो शेयर करते हैं, देखते हैं, तो हम लोगों को क्या होता है, इस चीज से मोटिवेशन मिलता है। समझ गए? आप ही लोग हमारे मोटिवेशन का स्रोत है। संदीप महेश्वरी और सोनू शर्मा हमारे मोटिवेशन का स्रोत नहीं है, आप लोग हैं। हमारे जो विद्यार्थी हैं वो हैं। चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे अगली क्लास में।